अफगानिस्तान में आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है तालिबान। मुल्ला बरादर दोहा से कंधार पहुंचा। बरादर ही हो सकता है अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति। तालिबान चीफ हिब्तुल्ला अखुंजादा जल्द ही अफगानिस्तान में दिखाई दे सकता है। हिब्तुल्ला के किसी भी वक्त कंधार पहुंचने की संभावना है। तालिबान का ताजा बयान, प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद बोला, अफगानिस्तान की जमीन से किसी अन्य देश को निशाना नहीं बनने देंगे। किसी भी दूतावास को हमसे कोई खतरा नहीं। महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे, लेकिन इस्लामी कानूनों के तहत। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा कि हम किसी भी युद्ध को दोहराना नहीं चाहते। आंतरिक या बाहरी दुश्मनी के बजाय हम शांति से रहना चाहते। तालिबानी प्रवक्ता के मुताबिक अफगानियों के लिए ये गौरवान्वित होने का समय। बोला, 20 साल की लड़ाई के बाद हमने विदेशी सेना को भगाया। जल्द इस्लामिक सरकार की स्थापना हो। तालिबान ने भारत को अफगानिस्तान में अपने सारे अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने का न्योता दिया। कहा, अफगानिस्तान में भारत के प्रोजेक्ट में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जनहित या विकास के काम पर नहीं लगेगी कोई रोक। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में आम माफी की घोषणा की। कहा, महिलाएं भी हमारी सरकार में शामिल हों। इस्लामी अमीरात नहीं चाहता है महिलाएं पीड़ित हों। काबुल में तालिबानी दहशत के बीच दिखी हिम्मत और हौसले की तस्वीर। 3 महिलाओं ने हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान से जुड़े अहम मुद्दों पर राय मशवरे में शामिल करने की मांग की। तालिबान नेता मुल्ला याकूब ने जारी किया नया आदेश। तालिबानी लड़ाकों को आम लोगों के घरों में घुसने से मना किया। सभी सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने को भी कहा। काबुल के मेयर कल दफ्तर पहुंचे। अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान कट्टरपंथी छवि को बदलने की कोशिश में लगातार जुटा। टोलो न्यूज की महिला एंकर बेहेश्ता को तालिबानी नेता अब्दुल हक हमाद ने इंटरव्यू दिया। काबुल में कारोबारियों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दे रहा है तालिबान। तालिबानी नेता अब्दुल हमीद हमासी ने कारोबारियों से काबुल न छोड़ने को कहा। विदेशियों को भी निवेश के लिए न्योता देने की बात कही। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की तालिबान को खुली चुनौती। सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया। कहा, स्थिति को मजबूत करने के लिए देश के सभी नेताओं से सलाह ले रहा हूं। अमरुल्लाह सालेह ने कहा, देश को कभी तालिबान का बंधक नहीं बनने देंगे। आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करना बेकार। हम साबित करेंगे कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है। 20 सालों तक तालिबान से लड़ने वाले नाटो ने तालिबान की जीत को अफगान सरकार की नाकामी बताया। अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग में भी बदलाव करने की जरूरत पर जोर दिया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकियों का जिम में कसरत करने वाला वीडियो खूब हो रहा है वायरल। कोई ट्रेडमिल पर दौड़ता नजर आया। किसी ने पुशअप मशीन पर हाथ आजमाए। अफगानिस्तान के अम्यूजमेंट पार्क में घुसे तालिबानी आतंकी की तस्वीर भी सामने आई। पार्क के अंदर खिलौना नुमा कारों पर सवार होकर उन्हें दौड़ाते नजर आए। सुर्खियां बना वीडियो। तालिबानी राज में डर के साए के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने की खबर। शारजाह में 25 अक्टूबर को पहला मैच खेलेगी अफगानिस्तान टीम। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और NSA अजीत डोभाल मौजूद रहे। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को जल्द एयरलिफ्ट करने पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। आज सुबह 11 बजे फिर होगी CCS की बैठक। भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने बनाई अफगानिस्तान स्पेशल सेल। काबुल समेत कई जगहों पर फंसे भारतीयों और परिवारों की मदद के लिए कई नए हेल्पलाइंस नंबर जारी किए गए। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, सरकार अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीय नागरिकों की सुनिश्चित वापसी कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
अफगानिस्तान में फंसे 150 भारतीयों को लेकर वायुसेना का C-17 विमान लौटा। इसमें ज्यादातर राजनयिक और अधिकारी शामिल। भारत पहुंचने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर लौटे भारतीयों के बाद एक और विमान को काबुल भेजा गया। काबुल में अब भी फंसे हैं कई भारतीय जिनके संपर्क में है भारत सरकार। पीएम मोदी की हर हालात पर है लगातार नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों की काबुल से वापसी मुश्किल भरा रहा। उन सभी का धन्यवाद जिनके सहयोग से ये संभव हो पाया। भारत आने के इच्छुक अफगान नागरिकों को 6 महीने के लिए मिलेगा इमरजेंसी वीजा। अफगानियों के लिए भारत ने फास्ट ट्रैक इमरजेंसी वीजा सेवा शुरू की। खबरों का रुख कर लेते इसी तरह फटाफट अंदाज में। 2021 में मोदी कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने और 2019 में शामिल न होने को लेकर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिया सीधा जवाब। कहा, 2019 में जेडीयू के 71 विधायक थे, लेकिन 2021 में 41 हो गए, सीधे 30 विधायक कम हो गए। मिशन उत्तराखंड पर निकले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में बड़ा रोड शो किया। सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी किया। कर्नल अजय कोठियाल को बनाया आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज से शुरू करेंगे 100 दिन की यात्रा। पंजाब के जीरा से 100 दिन में 100 विधानसभाओं में जाएंगे। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे बैठक। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मिल सकती है मंजूरी। खाद्य तेलों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन है। यूपी की योगी सरकार आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान हो सकता है। यूपी में देवबंद समेत संवेदनशील जिलों में बनेंगे 12 एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। मेरठ, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा और आजमगढ़ समेत 10 जिलों में आवंटित जमीन पर काम भी शुरू हुआ। यूपी बोर्ड के 56 लाख परीक्षार्थियों को बड़ी राहत। 10वीं और 12वीं के इच्छुक छात्र दे सकेंगे लिखित परीक्षा। 27 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच होगी परीक्षा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होंगे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से कर दिया है इनकार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ता जावेद अहमद डार की आतंकियों ने हत्या की। जेपी नड्डा ने निंदा की। बोले, जावेद अहमद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केरल में आईएस मॉड्यूल के खुलासे के बाद एनआईए ने आईएस समर्थक गतिविधियों के आरोप में 2 चचेरी बहनों को गिरफ्तार किया। दोनों कन्नूर की रहने वाली। हो रही है कड़ी पूछताछ। देश में 154 दिन बाद कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट। पिछले 24 घंटे में 25,166 नए केस आए। 437 मरीजों की मौत। भारत में वैक्सीनेशन का बना नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 88,13,000 लोगों को लगी वैक्सीन, जो एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन। देश में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। पटना में उफनती गंगा की बाढ़ से बड़ी लोगों की मुसीबत। अब शहर के भीतर कई इलाकों में पहुंचा बाढ़ का पानी। गलियां तक जलमग्न। पुलिस चौकी तक भी पहुंचा पानी। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिल सकती है गर्मी और उमस से राहत। आज से 22 अगस्त तक बारिश होने के आसार। 19, 21 और 22 अगस्त के लिए येलो अलर्ट और 20 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। गाजियाबाद में हॉरर किलिंग का मामला। प्रेमिका के परिवार वालों ने प्रेमी की हत्या कर घर में ही दफन किया। लड़की की जानकारी पर ही पुलिस को युवक की हत्या का पता चला। पूरे परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ और जांच जारी है। पाकिस्तान के लाहौर किले में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी। बाद में एक आरोपी की गिरफ्तारी। इमरान के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन घटना की निंदा करते दिखे। पाकिस्तान के लाहौर किले में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा से तोड़फोड़ पर भारत ने जताई आपत्ति। चेतावनी देते हुए कहा, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके इंतजाम किए जाए। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो।
उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने हॉकी इंडिया के साथ बढ़ाया करार। पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों को अगले 10 सालों तक स्पॉन्सर जारी रखने का फैसला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज सोनीपत के गांव नाहरी पहुंचेंगे। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया के घर जाकर उन्हें बधाई देंगे। चलिए रुक कर लेते हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, डूबते हुए अफगानिस्तान को अमरुल्लाह सालेह का सहारा, कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है? देखिए, अमरुल्लाह सालेह ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक अफगानिस्तान के कानून के मुताबिक वो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अशरफ गनी देश में नहीं है और कानून ये कहता है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनकी अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन ये बयान है, महत्वपूर्ण बात ये होगी कि किस तरीके से अमरुल्लाह सालेह लोहा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पंजशीर की वैली में जरूर ये बात है कि पंजशीर के अंदर अहमद शाह मसूद का इलाका है। वहां अहमद मसूद, उनके भाई जो हैं, उनका बेटे जो हैं वो मौजूद हैं, वली मसूद इसके अलावा वहां मौजूद हैं। इन तमाम लोगों के साथ अमरुल्लाह सालेह कितने समय तक अपने गढ़ को बचा सकते हैं, कितने समय तक वो लड़ाई कर पाएंगे, इस लड़ाई को कितना समर्थन मिल पाएगा, इस लड़ाई को कितने हथियार मिल पाएंगे, ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण होंगी आने वाले समय में। जहां तक तालिबान का सवाल है, फिलहाल तालिबान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है इस चीज के ऊपर। कंधार मुल्ला बुरादर कल पहुंच चुके हैं, तो ये तमाम चीजें जो है ये अभी भी फ्लूइड है। अफगानिस्तान के बारे में अभी चीजें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, न तो फिलहाल वहां कोई सरकार है, न किसी ने सरकार का दावा किया है। अमरुल्लाह सालेह का बयान जरूर है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह पंजशीर के अंदर मौजूद है, काबुल में मौजूद नहीं है। काबुल जो कि राजनीति केंद्र है, जो कि राजधानी है, वहां पर इस समय तालिबान का कब्जा है। और इसके अलावा अब्दुल रशीद दोस्तम वहां से बाहर उज्बेकिस्तान जा चुके हैं। उनकी तरफ से भी संकेत दिया गया है कि वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कही जा सकती है प्रतिमा। जिस तरीके के हालात फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर हैं, चीजें अस्थिर हैं और जो है अस्पष्ट हैं। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का परचम बखूबी लहरा रहा है। तालिबानी लड़ाके जश्न मना रहे हैं तो आम जनता डर के साए में कांप रही है। ये डर बेजा नहीं है। तालिबान वादा कर रहा है कि उसकी सरकार बनी तो महिलाओं को भी जगह मिलेगी, किसी की आज़ादी नहीं छिनेगी। लेकिन तालिबानी हुकूमत के आने के बाद दिख रहे हालात इस वादे पर खरे उतरते नजर नहीं आते। महिलाएं हों, बच्चे हों या कोई जवान, तालिबान राज से मुक्ति के दौर में आज़ादी की स्वाद चख चुके लोग अब फड़फड़ा रहे हैं। कोई जान दे चुका है तो कोई जान देने के खौफ में जिंदगी बिता रहा है। ये चेहरा और हालात हैं अफगानी औरतों के, जिनकी जिंदगी एक बार फिर गुलामी की जंजीरों से स्याह और बदरंग हो चली है। हाथ से चेहरा छिपाती ये वो महिलाएं हैं जिनके लिए आजादी अब एक ख्वाब बनकर रह गई है। बुरकों की दुकानों पर भीड़ लगाने वाली ये वो महिलाएं हैं जिन्हें डर है कि 20 साल पहले का मंजर एक बार फिर सामने आने वाला है, जब महिलाओं के साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता था, जब उनके पढ़ने की चाहत को कोड़ों की आवाज तले दबा दिया जाता था, जब उन्हें बीच सड़क पर पत्थर मार मार कर बताया जाता था कि बिना मर्द के बाहर निकलोगी तो यही हश्र होगा। साल 1996 से 2001 तक के 5 बरस अफगानी औरतों को 14वीं सदी के अंधकार में धकेल गए थे। जिस नर्क से भी बदतर जिंदगी को भूलने में बरसों लग गए, अब उसी नर्क वाली जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। एक बार फिर तालिबान का कानून देश का फरमान बनने जा रहा है। तालिबानी कोशिश में लगे हैं और दुनिया को विश्वास दिला रहे हैं कि सब ठीक है और महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। अपने इस बयान को सही बताने के लिए तालिबान अब महिला एंकरों के चेहरों का इस्तेमाल कर रहा है। हिजाब पहने हुए अफगानिस्तान के टोलो न्यूज की महिला एंकर बेहेश्ता टीवी पर सिर्फ नजर नहीं आई, बल्कि तालिबानी नेता का इंटरव्यू भी किया। थोड़ी देर बाद इसी चैनल पर एक और महिला रिपोर्टर भी रिपोर्टिंग करती दिखी। लेकिन तालिबान का ये कदम उस स्टंट का महज एक हिस्सा भर है, जहां वो अपनी छवि बदलने की कोशिश में लगा हुआ है, जहां उसे अपनी सत्ता चलाने के लिए दुनिया से समर्थन की जरूरत है। तालिबान के अच्छा बनने का ढोंग CNN रिपोर्टर की ये तस्वीरें भी खोल रही हैं। ये CNN की चीफ इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट क्लैरेंसा वॉर्ड हैं, जो रविवार को बिना हिजाब के रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन जैसे ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, क्लैरेंसा को हिजाब और बुर्का पहनना पड़ा।
क्योंकि तालिबान के राज में महिलाएं बिना हिजाब के नहीं रह सकती हैं। इन तस्वीरों के बाद भी तालिबान महिलाओं के हक की बात कर रहा है, लेकिन उसकी इन मीठी बातों के मुंह पर उनका खुद का उठाया कदम करारा तमाचा मार रहा है। बात बहुत पुरानी नहीं है। जब महज चंद दिन पहले तालिबानी कंधार के एक बैंक में घुस गए थे। बैंक में काम करने वाली 9 महिलाओं को बैंक छोड़ने की धमकी मिली। सिर्फ धमकी ही नहीं, इंसानियत और महिलाओं की आजादी के ये दुश्मन उन महिला बैंक कर्मियों को घर छोड़ने गए और धमकी दी कि दोबारा बैंक में कदम रखा तो सांसें नहीं बचेंगी। आप और हम इन तस्वीरों में ये बर्बरता देखकर सिहर रहे हैं, तो सोचिए क्या हाल होगा वहाँ मौजूद महिलाओं का, जो जिंदा तो हैं लेकिन जिंदगी का कोई एहसास नहीं बचा। इन चंद दिनों में इन अफगानी महिलाओं की जिंदगी किस तरह बदरंग हो चली है, इसे बताया है एक ईरानी फोटोग्राफर ने। पहली तस्वीर में महिला का सिर ढका है, लेकिन चेहरे की मुस्कान और आत्मविश्वास तस्वीर को अलग नूर दे रहा है। धीरे धीरे ये नूर और चेहरा दोनों ही ढकते जा रहे हैं। तालिबान के आया विश्वास के खुले आसमान में पंख फैलाने वाली ये महिलाएं गुलामी की जंजीरों में फड़फड़ाने लगी। ना तो लड़कियां स्कूल जा सकेंगी, ना अपने लिए फैसले ले सकेंगी। ये अफगानी महिलाएं वो जिंदगी जिएंगी जो शायद मौत से भी बदतर सजा होगी। देखिए, हम अभी आपको खबर दिखा ही रहे थे कि इस बीच अफगानिस्तान से महिलाओं को लेकर तालिबानी फरमान भी आ गया। अभी हमने रिपोर्ट में आपको जो महिला न्यूज एंकर दिखाई थी उसे तालिबान ने सस्पेंड कर दिया है। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान में अब महिला न्यूज एंकर्स को बैन कर दिया है। खादिजा अमीन नाम की न्यूज एंकर अभी तक अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल में एंकर थी, लेकिन उनको भी हटा दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि शरीयत कानून के तहत महिलाओं को काम करने की इजाजत है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, इसीलिए तो शायद कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है, तालिबान कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और महिलाओं के भीतर जो डर है इसलिए तो उसे वाजिब कहा जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर महिलाओं के बीच में भय है, क्योंकि जो तालिबान चेहरा दिखा रहा है, ये बात हमने भी जब वहां की महिलाओं से बातचीत की, जिन लोगों के साथ संपर्क किया, खासतौर पर जो यंग महिलाएं हैं, उनकी आशंकाएं इस चीज को लेकर है कि तालिबान कह कुछ रहे हों भले ही राजनीतिक बयानों के तौर पर, लेकिन जमीन पर जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जमीन पर जो उनके लड़ाके मौजूद हैं, वो किस तरीके से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे या इम्प्लीमेंट होने देंगे या नहीं होने देंगे। क्योंकि वहां पर एक हेरात के अंदर या कंधार के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल सामने आया है, महिलाओं को उन्होंने कहा जरूर कि वो स्कूल जा सकती हैं, लड़कियां कॉलेज जा सकती हैं, लेकिन जब वो कॉलेज के लिए जाती हैं या उसकी कोशिश करती हैं तो कॉलेज बंद होते हैं, उन्हें जाने के लिए हैरास किया जाता है। इस तरीके के सूरत हाल के अंदर भले ही तालिबान जो कह रहे हों वो बातें अलग हों, लेकिन जो जमीन पर है उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अलग है। प्रतिमा, और खासतौर पर टीवी न्यूज एंकर्स को लेकर कल जिस तरह से ज़बीउल्लाह ने, जो तालिबान प्रवक्ता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा था कि मीडिया को आजादी होगी लेकिन इस्लामिक और शरिया कानून के मुताबिक। ठीक है प्रणय, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और तभी तो प्रतिमा, तालिबानी कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और इसकी हर एक तस्वीर 20 साल पहले भी नजर आई, आज भी नजर आ रही है। भारत के लिए क्यों खतरा हम इसे बता रहे हैं, जानने के लिए जरूरी है कि हम अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति को समझें, जिसे हम टच स्क्रीन के माध्यम से अपने दर्शकों को भी समझा देते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो ये 7 देशों से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की जो, यानी हम समझा रहे हैं आपको कि सीमाएं हैं वो 7 देशों से मिलती हैं। इनमें हम सबसे पहले पश्चिम की तरफ का रुख करते हैं, जिसमें ईरान है। ईरान की 936 किलोमीटर की जो सीमा है वो अफगानिस्तान से मिलती है। अब रुख कर लेते हैं दक्षिण का, तो दक्षिण में है पाकिस्तान, जिसकी 2430 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से सटी है, जो सबसे ज्यादा है। अब हम उत्तर की तरफ का रुख कर लेते हैं तो तुर्कमेनिस्तान की बात कर लेते हैं। इसकी 744 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। और उसके पूरब का रुख करें तो उज्बेकिस्तान है, जिसकी 137 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। उससे भी पूरब में जाएंगे तो वहां पर है तजाकिस्तान, जिसकी 1206 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। और उसके ऊपर चीन है, जिसकी 76 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। बात कर लेते हैं भारत की, क्योंकि भारत की भी सीमा अफगानिस्तान से मिलती है, जो है 106 किलोमीटर। भारत की जो सीमा अफगानिस्तान से मिलती है, यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है, वो कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे बोलचाल में हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके के नाम से भी जानते हैं। अब आपको बता देते हैं कि भारत के लिए हम इसे बड़ा खतरा क्यों कह रहे हैं, इसे भी हम टच स्क्रीन के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो एक बार फिर से अफगानिस्तान का नक्शा आपके सामने है, इसमें पाकिस्तान किस तरीके से भारत के लिए बड़ा खतरा
खतरा पैदा करने की कोशिश कर सकता है, ये हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर पाकिस्तान है, वहाँ भारत है। अफगानिस्तान और पीओके के बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल की दूरी अगर हम बात करेंगे तो वो महज 200 किलोमीटर की ही है। ऐसे में यही भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, इसी रास्ते में पाक भारत में घुस सकता है, यानी तालिबान आतंकियों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपने लोगों को यहां दाखिल करवा सकता है और कोई बड़ी आतंकी साजिश कर सकता है यहां पर। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इसी मकसद से तालिबानियों की मदद की, जिससे वो उनका इस्तेमाल कश्मीर में भारत के खिलाफ कर सके। आपको बता दें, इसीलिए भारत सरकार पूरे हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और कश्मीर में सुरक्षा बलों को तालिबान के संभावित खतरे से पहले ही सतर्क कर दिया गया है। अफगानिस्तान में आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है तालिबान। मुल्ला बरादर दोहा से कंधार पहुंचा। बरादर ही हो सकता है अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति। तालिबान चीफ हैबतुल्लाह अखुंजादा जल्द ही अफगानिस्तान में दिखाई दे सकता है। हैबतुल्लाह के किसी भी वक्त कंधार पहुंचने की संभावना। तालिबान का ताजा बयान, प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद बोला, अफगानिस्तान की जमीन से किसी अन्य देश को निशाना नहीं बनने देंगे, किसी भी दूतावास को हमसे खतरा नहीं, महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे लेकिन इस्लामी कानून के मुताबिक। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा कि हम किसी भी युद्ध को दोहराना नहीं चाहते, आंतरिक या बाहरी दुश्मनी के बजाय हम शांति से रहना चाहते हैं। तालिबानी प्रवक्ता के मुताबिक अफगानियों के लिए गौरवान्वित होने का समय, बोला 20 साल की लड़ाई के बाद हमने विदेशी सेना को भगाया, जल्द इस्लामिक सरकार की स्थापना होगी। तालिबान ने भारत को अफगानिस्तान में अपने सारे अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने को न्योता दिया। कहा, अफगानिस्तान में भारत के प्रोजेक्ट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जनहित या विकास के काम पर नहीं लगेगी कोई रोक। अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान कट्टरपंथी छवि को बदलने की कोशिश में जुटा। टोलो न्यूज की महिला एंकर बेहिश्ता को तालिबानी नेता अब्दुल हक हम्माद ने इंटरव्यू दिया। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की तालिबान को खुली चुनौती, सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया। कहा, स्थिति को मजबूत करने के लिए देश के सभी नेताओं से सलाह ले रहा हूं। अमरुल्लाह सालेह ने कहा, देश को कभी तालिबान का बंधक नहीं बनने देंगे, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करना बेकार, हम साबित करेंगे कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं। 20 सालों तक तालिबान से लड़ने वाले नाटो ने तालिबान की जीत को अफगान सरकार की नाकामी बताया। अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग में भी बदलाव करने की जरूरत पर जोर दिया। काबुल एयरपोर्ट से देश छोड़ने के लिए बेचैन लोगों की लगातार आ रही है हैरत अंगेज तस्वीरें। विमान में सवार होने के लोगों में होड़ है। कोई कपड़े की रस्सी से विमान में सवार होता दिखा तो कोई लोग विमान के गियर स्पेस में भी बैठे हुए दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी फौज के छोड़े गए हथियारों के जखीरे की तस्वीर भी सामने आई। तालिबानी आतंकियों के खौफ में हथियार छोड़कर भागे सैनिक। ये सारे हथियार भी अब तालिबानियों के पास। तालिबानी राज में डर के साए के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने की खबर। शारजा में 25 अक्टूबर को पहला मैच खेलेगी अफगानिस्तान की टीम। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और NSA अजीत डोभाल मौजूद रहे। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को जल्द एयरलिफ्ट कराने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। आज सुबह 11 बजे फिर होगी CCS की बैठक। अफगानिस्तान के हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को भारत में शरण दी जाएगी। पीएम मोदी बोले, जो भी सिख और हिंदू भाई बहन आना चाहते हैं उनकी मदद करेंगे। बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने बनाई अफगानिस्तान स्पेशल सेल। 15 लोगों की टीम तैनात की गई। फंसे भारतीयों और उनके परिवारों की मदद के लिए कई नए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, सरकार अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराने के लिए प्रतिबद्ध।
अफगानिस्तान में फंसे 150 भारतीयों को लेकर लौटा कल वायुसेना का C-17 विमान। इसमें ज्यादातर राजनयिक और अधिकारी शामिल। भारत पहुंचने पर सभी ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर लौटे भारतीयों के बाद एक और विमान को काबुल भेजा गया। हेरात और जलालाबाद जैसे कई इलाकों में अब भी फंसे हैं कई भारतीय, जिन्हें काबुल पहुंचने को कहा गया है। सरकार ने कहा, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों की काबुल से वापसी मुश्किल भरा रहा। उन सभी का धन्यवाद जिनके सहयोग ने इसे संभव किया। भारत आने के इच्छुक अफगान नागरिकों को 6 महीने के लिए मिलेगा इमरजेंसी वीजा। अफगानियों के लिए भारत ने फास्ट ट्रैक ई-इमरजेंसी वीजा सेवा शुरू की है। – 2021 में मोदी कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने और 2019 में शामिल न होने को लेकर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिया सीधा जवाब। कहा, 2019 में जेडीयू के 71 विधायक थे, लेकिन 2021 में 41 हो गए, सीधे 30 विधायक कम हो गए। मिशन उत्तराखंड पर निकले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में बड़ा रोड शो किया। सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी किया। कर्नल अजय कोटियाल को बनाया गया आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज से शुरू करेंगे 100 दिन की यात्रा। पंजाब में जीरा से 100 दिन में 100 विधानसभाओं में जाएंगे। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया। बिहार में बाढ़ की तबाही जारी। पटना में उफनती गंगा के पानी ने और बढ़ाई मुसीबत। अब शहर के भीतर कई इलाकों में पहुंचा बाढ़ का पानी। गलियां तक जलमग्न। पुलिस चौकी तक भी पहुंचा पानी। वैशाली में गंडक नदी की बाढ़ ने गांवों के साथ शहरी इलाकों का भी किया बुरा हाल। कई कॉलोनियों में पानी भर गया, मकान डूबे। जनप्रतिनिधियों ने भी हालात के सामने सरेंडर किया। कटिहार में गंगा, कोसी और महानंदा नदी के पानी से जिंदगी अस्त व्यस्त। जनता का आरोप, न सरकार ने बाढ़ से बचाने के इंतजाम किए, न प्रशासन कुछ करता है। यूपी में 20 जिलों में बाढ़ से दिक्कत बरकरार। गोरखपुर में रापुती, रोहिन और घाघरा के पानी ने और 15 गांवों को अपनी जद में लिया। खेत खलियान पूरी तरीके से डूबे। कई रास्तों का संपर्क भी टूटा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बांध से छोड़े गए पानी ने दिक्कत और बढ़ाई। नदी की बाढ़ में 100 से ज्यादा ट्रक और जेसीबी मशीनें पानी में फंस गई। ड्राइवरों को वक्त रहते निकाला गया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिल सकती है गर्मी और उमस से राहत। आज से 22 अगस्त तक बारिश होने के आसार। 19, 21 और 22 अगस्त के लिए येलो अलर्ट और 20 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश में 154 दिन बाद कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट। पिछले 24 घंटे में 25,166 नए केसेस सामने आए। 437 मरीजों की मौत हुई। भारत में वैक्सीनेशन का बनाया गया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 88,13,000 लोगों को लगी वैक्सीन, जो एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन। देश में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा को लग चुकी है वैक्सीन। चंडीगढ़ में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू खत्म किया। अब फुल टाइमिंग के साथ खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और बार। 50% क्षमता के साथ होगी अनुमति। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ता जावेद अहमद डार की आतंकियों ने हत्या की। जेपी नड्डा ने निंदा की। बोले, जावेद अहमद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केरल में आईएस मॉड्यूल के खुलासे के बाद एनआईए ने आईएस समर्थक गतिविधियों के आरोप में 2 चचेरी बहनों को गिरफ्तार किया। दोनों कन्नूर की रहने वाली हैं और हो रही है उनसे कड़ी पूछताछ। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे बैठक। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मिल सकती है मंजूरी। खाद्य तेलों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन है। यूपी की योगी सरकार आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। कई लोक लुभावन योजनाओं का हो सकता है ऐलान। यूपी में देवबंद समेत संवेदनशील जिलों में बनेंगे 12 एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। मेरठ, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा और आजमगढ़ समेत 10 जिलों में आवंटित जमीन पर काम भी शुरू हुआ। यूपी बोर्ड के 56 लाख परीक्षार्थियों को बड़ी राहत। 10वीं और 12वीं के इच्छुक छात्र दे सकेंगे लिखित परीक्षा। 27 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच होगी परीक्षा।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होंगे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से कर दिया है इनकार। श्रीनगर में रोक के बावजूद शिया समुदाय के लोगों ने निकाला मुहर्रम का जुलूस। पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग हिरासत में लिए गए। इलाके में तनाव का माहौल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन वाले हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हुई। कल 3 और लोगों के शव बरामद किए गए। निगुलसारी के पास 11 अगस्त को एक बस और कुछ वाहनों पर पहाड़ों से गिरा था मलबा। राजस्थान के अजमेर में जबरदस्त टक्कर के बाद धू-धू कर जले 2 ट्रक। किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने हॉकी इंडिया के साथ बढ़ाया करार। पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों को अगले 10 सालों तक स्पॉन्सर जारी रखने का फैसला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज सोनीपत के गांव नाहरी पहुंचेंगे। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया के घर जाकर उन्हें बधाई देंगे। एक ताजा तस्वीर इस वक्त आ रही है, आपको दिखाते हैं काबुल से। ये यूएस की ये फ्लाइट है जिसमें तकरीबन 600 लोग सवार नजर आ रहे हैं। और जरा आप देखिए खौफ तालिबानियों का किस कदर है। जिस सीट पर कोरोना के इस काल पर 3 लोगों से ज्यादा लोगों को बैठने की इजाजत नहीं मिलती थी, उस वक्त देखिए काबुल एयरपोर्ट की हैरान करने वाली ये तस्वीर, जहां सूत्रों के मुताबिक 600 यात्री इस वक्त इस विमान में सवार हैं। ये काबुल एयरपोर्ट से आई एक नई और हैरान करने वाली तस्वीर आपको देख रहे हैं। आप फंसे लोगों को निकालने के लिए पहुंचा अमेरिकी विमान, और देखिए कैसे उसमें दाखिल होने के लिए मारामारी मची हुई है। विमान पर 650 से ज्यादा लोग चढ़ गए, क्योंकि सबको तालिबानी कब्जे के बाद अपनी जान बचानी है और अफगानिस्तान से किसी तरीके से खुद को निकालना है। तालिबान नए नए बयान जारी कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा तो दे रहा है, लेकिन किसी को भी तालिबानी दावों पर यकीन नहीं हो रहा है। और शायद यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ जमा हो गई है, और कोई भी विमान पहुंचता है तो इसी तरीके से लोग उसमें सवार होने के लिए टूट पड़ते हैं। यूएस का ये विमान है जिसमें तकरीबन 650 लोग सवार नजर आ रहे हैं। मारामारी का पूरा माहौल, किसी तरीके से तालिबानी चंगुल से बचने की कोशिशों में लोग। तो देखिए कैसे देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जमा है। किसी भी तरीके से लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, इसलिए कोई भी फ्लाइट काबुल एयरपोर्ट पहुंचती है, लोग उसमें सवार हो जाते हैं। ये ताज़ा तरीन तस्वीर काबुल एयरपोर्ट से आपके सामने। एक फ्लाइट पहुंची है जिसमें 600 लोग सवार हो गए हैं, किसी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में कोई भारतीय अब फंसे हुए हैं, अब भी कई भारतीय फंसे हैं। हालांकि भारत सरकार के मिशन काबुल के तहत कल 150 लोगों को सकुशल देश वापस ले आया गया। आज भी 150 लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाए जाने की उम्मीद है, लेकिन कई लोग अभी ऐसे भी हैं जिनको वतन वापसी का इंतजार है। ऐसे ही एक शख्स हैं यूपी के बुलंदशहर से जो काबुल में फंसे हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी से एक वीडियो संदेश के जरिए मदद की गुहार लगाई। हम बुलंदशहर से हैं और इस समय हमें अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं इसी कंपनी में। हम भारत सरकार से दरख्वास्त करते हैं, हमारे माननीय मोदी जी से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारी जल्दी से हमको यहाँ से निकाला जाए। हम यहाँ बहुत दिक्कत में, यहाँ बहुत बमबारी हो रही है। कंपनी में हम लोग हैं, कंपनी से मैं बाहर नहीं जा रहा और हमारा पासपोर्ट भी कंपनी के अंडर में है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नितिन सुकीजा। और आप तो जानते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं भाई। एक वो जो खाने के लिए जीते हैं और दूसरे वो जो जीने के लिए खाते हैं। हम और आप तो खाने के लिए जीते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग और भी होते हैं, एक वो जो स्ट्रीट फूड नहीं खाते हैं और एक वो जो स्ट्रीट फूड को बड़े मज़े से खाते हैं। और हम और आप तो 5 स्टार से लेकर के सड़क के किनारे तक हर जगह अच्छा खाना ढूंढने पहुँच जाते हैं। तो चलिए आपको आज लेके चलते हैं उदयपुर ओल्ड सिटी की गलियां घुमाने। देखेंगे कुछ नई, कुछ पुरानी दुकानें, कुछ चटपटा, कुछ तीखा, कुछ मीठा, कुछ नमकीन खाने खिलाने। बोर्ड देख रहे हैं आप,
भारत की सुप्रसिद्ध हींग की कचौड़ी। पहले पता कर लेते हैं कि भारत की सुप्रसिद्ध क्या है इसमें। आइए दोस्त, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कचौड़ी भारत में सुप्रसिद्ध कैसे है? सर ये हमारी कचौरी है, दाल कचौरी। इसमें हींग का थोड़ा टेस्ट होता है और थोड़ी स्पाइसी रहती है। नहीं, पर ये जो तुम्हारी इतनी फेमस कैसे हो गई, तुम्हारी नाम कैसे हुआ? हमारी एक ब्रांच चित्तौड़ में भी है, वहाँ पे 2007 में खुली थी और अभी 2 साल हमको यहाँ पे हुए। तो मैंने सुना राजस्थान में सब लोग मिर्ची वड़ा से दिन शुरुआत करते हैं। तो पहले तो मुझे मिर्ची वड़ा खिलाओ और हींग की कचौड़ी कढ़ी के संग कैसे खाते हैं मुझे वो भी खा के देखना कैसी होती है। हाँ, दोनों चीज़ मेरी है। पहले लीजिए मिर्ची वड़ा जो है, दिन की शुरुआत जो है राजस्थान में मिर्ची वड़े से की जाती है। राजस्थान में कटक मिर्ची की तासीर जो है वो ठंडी होती है। राजस्थान में वैसे बहुत गर्मी होती है। खास बात यह है कि सुबह की शुरुआत जो हमने की है उसमें ये कढ़ी का स्वाद, मीठी कढ़ी क्यों डाली जाती है इस पर मुझे पता करना पड़ेगा। और मिर्ची वड़े के बाद बारी है हींग कचौड़ी, जिसके बारे में इन्होंने लिख रखा है कि भारत की सुप्रसिद्ध है। हींग जो है सुबह सुबह खाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि दिन भर जो हम और आप चलेंगे और तरह तरह की चीज़ें जब हमारे पेट में जाएंगी और हलचल मचाएंगी तो हींग भाई साहब ही उनको ठिकाने लगाएंगे। मुझे ये पूछा था कि ये मीठी कढ़ी जो है ये तो गुजराती टाइप की कढ़ी है? नहीं, ये हमारे राजस्थान टाइप की कढ़ी है। इसको राजस्थान में प्रॉपर में खाटा बोलते हैं। खाटा 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 खाता को हमने खाया, खाता ना, खाता को कचौड़ी में खाया। एक और चीज़ है डाइजेशन करने के लिए, हींग पानी। हींग पानी, ये हींग पानी है। कचौड़ी खाने के बाद जो हींग का असर आना चाहिए वो अब आ ही जाएगा, उम्मीद है। बहुत ज़रूरी काम करना है, अभी बहुत कुछ खाना है, बारिश भी शुरू हो गई है, चला जाए। महादेव साहब नमस्कार। नमस्ते साहब। कब से आप कचौड़ियाँ खिला रहे हैं उदयपुर में? ये हमको 40 साल हो गए। क्यों लोग ढूंढते ढूंढते आपके दुकान पे आते हैं? ऐसा अच्छा क्या खिलाते हैं आप? इसलिए कि एक तो शुद्धता है हमारे इसमें कि हम पूरा सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और हींग अच्छी वाली हींग रखते हैं। ये बताइए मुझे कि जयपुर में तो कहते हैं प्याज की कचौड़ी बड़ी फेमस है, पर उदयपुर में हींग की कचौड़ी फेमस है। हींग की कचौड़ी बहुत ज़्यादा। तो हींग की मतलब दाल की कचौड़ी है? हींग और मूंग की दाल की कचौड़ी। हाँ। तो यहाँ पे ये कैसे स्पेशलिटी हो गई? क्योंकि मैंने एक जगह और खाई हींग की कचौड़ी, पर मुझे बताया गया कि आपकी हींग की कचौड़ी से बेहतर कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ भी आ गया आपके पास। ये आप सबको जब दाल और हींग मिली हुई है। हाँ, मूंग की दाल होती है जी, इसको भिगो के उसके बाद में कच्ची जो होती ना उसके साथ में फिर सेक के फिर बनानी पड़ती है। हींग की खुशबू बहुत बढ़िया है। कौन सी हींग, कहाँ से आती है? ये हमारे हींग आती है दिल्ली से। भाई कचौड़ी उदयपुर की है लेकिन हींग दिल्ली से आती है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत बढ़िया मसाला है ये। अभी ये जो कोरोना का जो समय आ गया तो उससे क्या सब टूरिस्ट आना बंद हो गए। चलिए हमें तो खिलाइए, हम तो अब आ गए वापस, अब दुकान तो खोलिए। आपको तो खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया से कचौड़ी खिलाइए तो मजा आएगा। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी थी आपसे। हाँ। ये बताइए कि कुछ लोग जो है, हाँ ये डबल कर दीजिए, ये वरना गिरने का चांस है। कुछ लोग मैंने यहाँ देखा कि कढ़ी डालते हैं। हाँ, कढ़ी भी ये आजकल 1-2 जगह कढ़ी स्टार्ट की, वैसे कढ़ी हमारे उदयपुर में अपने इधर बहुत कम चलती कढ़ी। जो इमली की चटनी के संग हींग की कचौड़ी का जो स्वाद है वो बहुत अलग है कढ़ी के साथ खाने से। बहुत बहुत शुक्रिया बादल साहब। भाई हमने सुना था कि उदयपुर में एक दुकान है जो 125 साल से लोगों को गुलाब जामुन खिला रही है। तो गुलाब जामुन खाए बिना तो हमारा आज सुबह का ये वॉक पूरा होता नहीं। लाला के गुलाब जामुन बड़े फेमस हैं। लाला कौन है साहब, आप बताइए। आप लाला हैं? नहीं, हमारे दादाजी हैं, वो है। अच्छा, ये तस्वीर लग रही है बहुत पुरानी। तो क्या खास है आपके गुलाब जामुन में? इसमें मावा पनीर दूध से बनते हैं और देसी घी में बनते हैं। देखिए, अगर आप 6 पैक एब्स, बॉडी बिल्डिंग उस टाइप के आदमी हैं तो ये सब मत खाइएगा। लेकिन अगर हमारी तरह है जो लोग कहते हैं कि राउंड इज अ शेप, राउंड इज अ शेप। गरम बहुत है। अब थोड़ा वापस मुंह नमकीन किया जाए। चलते हैं गलियों में, ढूंढते हैं आगे और क्या मिलेगा।
चलिए, आपको मीठा खिलाने के बाद हम आपको लेके पहुंच गए हैं भोपालवाड़ी में अजय नमकीन भंडार उदयपुर में। अजय जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए, मैंने सुना आपकी दुकान बड़ी पुरानी है, कब से आपके यहाँ नमकीन बन रही है? सर 50 साल पुरानी। मेरे पिताजी करते थे और मेरे दादाजी भी करते थे। पहले तो मुझे नमकीन बनाना बताइए, कैसे बनती है? ये सर बेसन है सर। ये बेसन है? हाँ, इसमें लौंग, काली मिर्ची और ये तेल का मोयन पड़ता है सर इसमें। और क्या होता है? और ये अजवाइन। अजवाइन, हींग भी होती है? हींग भी होती है। हींग भी होती है। और ये तेल आपका जो है? ये मूंगफली का तेल है सर। ये सर मशीन है। ये बताएं कि ऐसा आप और जो बाकी तरह तरह की नमकीन बनाते हैं, सबके अलग अलग वो खांचे संचे होते हैं सर इसके, सबकी अलग अलग जाली है? अलग अलग संचे होते हैं। तो जैसे ये पतली वाली है, इसको बनाने के लिए अलग जाली लगा दी आपने? इसकी जाली अलग लगानी पड़ती है। सबसे पॉपुलर, सबसे अच्छा कौन सा है आपके यहाँ? सर ये नमकीन चलती है, जैसे पतली नमकीन ये वाली जो है? हाँ सर। ये टाइगर मिक्सचर है सर, तो टाइगर मिक्सचर बोलते हैं सर। टाइगर मिक्सचर? हाँ। मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब, उदयपुर शहर की पुरानी गलियों में घूमते घामते, मीठा खाते, नमकीन खाते, कचौड़ी खाते, मिर्ची वड़ा खाते, हींग और अजवाइन का तड़का लगाते लगाते हम पहुंच गए हैं एक ऐसी सब्जी मंडी में जहां बहुत ही रंगीन किस्म की सब्जियां हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो वेंडर्स और हॉकर्स हैं वो ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो आज का सफ़र हम करते हैं समाप्त यहीं पर। लेकिन जब इस बार खाने का खजाना ढूंढने हम उदयपुर की गलियों में उतरे तो जाहिर है हमारा पाला फिर पड़ा लोगों से, जिनमें कुछ कूल थे, कुछ अनकूल। कोरोना काल में बिल्कुल ना करें ऐसा। एक अकेला आपको अगले शहर में मिलेगा और सब्जियों को देख के ख्याल आ रहा है कि कुछ क्यों ना आपको अगली बार कुछ रंगीन सब्जियां खिलाई जाए। फिल्म वालों को कहते हैं ना कि लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। भाई इसमें तो हवाई जहाज चल रहा है, उसके साथ साथ रनवे पे भीड़ भी चल रही है। एक एक हवाई जहाज के पर पे नट बोल्ट पे लटक रहे हैं लोग। अरे टपकते नहीं देखा, पैसेंजर चिपक गए, मतलब उसका विंग पकड़े बैठे हुए, ऊपर गया जहाज, वहां से गिरे। अरे यार अपने यहाँ ठीक है भाई, महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं, जान तो सलामत है सबकी। अफगानिस्तान में बंदूक के बल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश और तेज कर दी है। इसी सिलसिले में आज दोहा से तालिबान का चीफ हिब्तुल्लाह अखुंजादा कंधार पहुंच रहा है। तालिबान की पॉलिटिकल विंग का मुखिया अब्दुल गनी बरादर कल ही दोहा से अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कंधार पहुंच चुका है। माना यह जा रहा है कि बरादर ही अफगानिस्तान की कमान संभालेगा। पूरी संभावना है कि वो आज अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। काबुल में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार में गैर तालिबानियों को शामिल करने पर भी बातचीत चल रही है। इस बारे में तालिबान नेता आमिर खान मुत्की, अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई समेत काबुल के राजनीतिक नेतृत्व के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। नई सरकार में महिलाओं को शामिल करने के संकेत भी आ रहे हैं। इससे साफ है कि तालिबान अब दुनिया की आंखों में धूल झोंककर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता पाना चाहता है। अफगानिस्तान पर कब्जा कर अपना झंडा लहरा रहे तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों में खौफ कम करने के मकसद से आम माफी देने का ऐलान किया है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को भरोसा दिलाया कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश को उनके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करने दिया जाएगा। जाहिर है दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा इसी बात का है कि तालिबान के जरिए पाकिस्तान अब सारी दुनिया में दहशत के बीच बोएगा। तालिबान लड़ाकों के काबुल के करीब पहुंचते ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से लेकर उनके मंत्री और सेना प्रमुख भाग खड़े हुए, लेकिन अशरफ गनी सरकार के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे और किसी भी हालत में तालिबान के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। सालेह ने देश के कानून का हवाला देकर खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान का कानून कहता है कि जब देश के राष्ट्रपति की मौत हो जाए या वो देश छोड़कर चला जाए तो प्रथम उपराष्ट्रपति ही देश का राष्ट्रपति माना जाएगा।
अफगानिस्तान में फंसे भारतीय दूतावास के कर्मचारियों समेत 150 भारतीयों को कल भारत लाया गया है और अभी तकरीबन इतने ही भारतीय पासपोर्ट धारक अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ नौकरी या व्यापार के सिलसिले में गए हुए थे। इन लोगों की ओर से वतन वापसी का आवेदन मिलने के बाद इन सब से काबुल पहुंचने को कहा गया, जहां से इन्हें भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही है। अफगानिस्तान में बदलते हालातों पर आज सुबह फिर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होनी है। कल हुई CCS की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। भारत लगातार अफगानिस्तान में तालिबान के रुख और अफगान सरकार की गठन प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। आप देख रहे थे बड़ी खबरें। अब जान लेते हैं ऐसी खबरें जिनका सरोकार पूरे देश से है। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर किले में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा से तोड़फोड़ पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। भारत ने ऐतराज जताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए पाकिस्तान सुनिश्चित करे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी। इस पूरी घटना के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की इस बैठक में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी मिलने की संभावना है। साथ ही खाद्य तेलों में खासकर पाम ऑयल के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। केंद्र सरकार खाद्य तेल मिशन को विकसित करने में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। इस योजना के तहत देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन आरोपों पर जवाब देने के लिए कहा है जिसमें कहा गया है कि इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल अलग अलग फोन पर किया गया था। हालांकि कोर्ट ने ये साफ किया कि वह सरकार को कोई भी ऐसी बात बताने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से संवेदनशील हो। केंद्र ने इस मामले पर जांच के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार का जवाब देखने के बाद ही कमेटी के गठन पर विचार किया जाएगा। तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में वैक्सीनेशन को लेकर नया रिकॉर्ड बना है। 24 घंटे में 88,13,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जो कि एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 40% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 13% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। चलिए आगे बढ़े और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली की खबरें तेज रफ्तार में। दिल्ली के आदर्श नगर में राजकीय बाल विद्यालय का नाम ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया के नाम पर किया गया। रवि दहिया इसी स्कूल से पढ़े थे, इसलिए स्कूल का नाम उनके नाम पर किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार ने तय किया है कि दिल्ली के इस सरकारी स्कूल का नाम अब रवि दहिया बाल विद्यालय होगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज तपती गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज से 22 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 19, 21 और 22 अगस्त के लिए येलो अलर्ट और 20 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कुछ दिन के अंतराल के बाद फिर से सक्रिय होने लगा है, जिसके कारण बारिश की संभावना है। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से जुड़ी कुछ अहम खबरें जान लेते हैं, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। यूपी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर रोक के लिए योगी सरकार ने देवबंद समेत 12 जिलों में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने का फैसला किया है। इनमें से 10 जिलों में एटीएस यूनिट के लिए जमीन भी आवंटित हो चुकी है। देवबंद में कमांडो सेंटर के लिए आवंटित जमीन पर काम शुरू हो चुका है। योगी सरकार के इस फैसले पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार समुदाय विशेष पर दबाव बनाने के लिए ये कदम उठा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार कुछ शहरों का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। अलीगढ़, फिरोजाबाद और मैनपुरी के नाम बदलने को लेकर हलचल तेज हो गई है। इससे पहले यूपी सरकार इलाहाबाद, फैजाबाद और मुगलसराय का नाम बदल चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले शहरों के नाम बदलने पर विपक्ष अब योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। यूपी में योगी सरकार आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार के इस अनुपूरक बजट का आकार 30,000 करोड़ रुपए से भी बड़ा हो सकता है। चुनाव से पहले पेश हो रहे इस बजट में सरकार कई लुभावन योजनाओं की घोषणा कर सकती है। साथ ही अनुमान ये भी है कि बजट में अयोध्या, काशी और गोरखपुर की विकास योजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित हो।
यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ महिला सुरक्षा और बेरोजगारी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस पार्टी सब्जी का ठेला और रिक्शा लेकर सदन पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर बढ़ते पेट्रोल के दाम के विरोध में एसपी विधायक राजेश यादव बैलगाड़ी से सदन पहुंचे। हंगामे की वजह से कल सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। यूपी बोर्ड के उन 56 लाख छात्रों के लिए राहत भरी खबर है जो कोरोना की वजह से प्रमोट कर अगली कक्षा में तो चले गए थे, लेकिन अपने अंकों से असंतुष्ट थे। प्रमोट किए गए 10वीं और 12वीं की असंतुष्ट छात्र अब लिखित परीक्षा दे अपने नंबरों में सुधार कर सकते हैं। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच 10वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाएं करा ली जाएंगी और इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को कोई परीक्षा शुल्क भी नहीं देना होगा। प्रयागराज में बाढ़ का पानी मंदिर परिसर में घुसने की वजह से बंद हुआ प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान मंदिर फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने पर 5 अगस्त को त्रिवेणी बांध स्थित बड़े हनुमान मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद करना पड़ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिहार, देखते हैं बाढ़ और राजनीति का ताजा अपडेट वहां क्या है। बिहार में गंगा नदी के बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रभावित लोगों का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। बिहार में 12 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंडक, पुनपुन, कोसी नदी के बाद अब गंगा नदी भी पूरे उफान पर बह रही है। आपको बता दें, पटना में तो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना साहिब के 5 कंगन घाट पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। बिहार के वैशाली में तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ से बेहाल बिहार के हालात के लिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नीतीश जी हवाई दौरा छोड़ अपने हवाई जहाज को राहत काम में लगाए। तेजस्वी यादव ने केंद्र से बाढ़ के हालात का आकलन करने के लिए टीम भेजने की मांग भी की। जेडीयू में अंदरूनी कलह पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सफाई दी है। आरसीपी ने कहा कि लोग नहीं जानते कि ललन सिंह से हमारा संबंध कैसा है। जो लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं उन्हें नहीं पता कि जेडीयू में सिर्फ एक नेता है और वो नीतीश कुमार है। बिहार में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव पर चर्चा के बाद इस बात का निर्णय लिया गया है कि इस बार चुनाव 11 चरणों में समाप्त किया जाएगा। पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसके बाद 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब पंजाब हरियाणा की कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचा दें। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल आज से 100 दिन की यात्रा की शुरुआत करेंगे। पंजाब के जीरा से शुरू हो रही इस यात्रा के जरिए अकाली दल 100 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। अकाली दल ने लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज सोनीपत के गांव नाहरी में ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया के घर जाकर उन्हें बधाई देंगे। रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में रजत जीतकर देश का मान बढ़ाया था। सीएम मनोहर लाल खट्टर शाम 4 बजे पहुंचेंगे नाहरी गांव। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के कम होते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है। अब सभी रेस्टोरेंट्स और बार 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक खुल सकेंगे। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब यात्री पूरी 100% क्षमता के साथ सफर कर सकेंगे। और अब खबर जम्मू कश्मीर राज्य की, जहां फिर से तनाव बढ़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। श्रीनगर में रोक के बावजूद कल शिया समुदाय के लोगों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान शिया समुदाय के लोगों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हुई। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हवाई फायरिंग की। पूरे बवाल के बाद पुलिस ने दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी के विधानसभा प्रभारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी कार्यकर्ता जावेद अहमद डार की हत्या के बाद सुरक्षा बल अब इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। पिछले साल भर में कुलगाम में 7 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जावेद अहमद की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि जावेद अहमद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मां को तलब किया है। महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को आज श्रीनगर के ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है।
पीडीपी ने इस मामले को लेकर ईडी पर निशाना साधा और कहा कि ये महज कोई इत्तेफाक नहीं। जब भी पार्टी जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की नीति का विरोध करती है, तब किसी न किसी बहाने से समन जारी कर दिया जाता है। अब एक नजर डाल लेते उत्तराखंड समेत बाकी राज्यों की कुछ अन्य अहम खबरों पर। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मिशन उत्तराखंड पर हैं। कल देहरादून में रोड शो के बाद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पूछताछ करेगी। अनिल देशमुख को आज प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। अनिल देशमुख को ईडी का ये 5वां समन है। इससे पहले चारों समन पर अनिल देशमुख ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी खारिज होने के बाद अब अनिल देशमुख को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। केरल के कन्नूर से एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम करने के आरोप में 2 चचेरी बहनों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बहनें आईएस के लिए भर्ती, प्रचार और फंड का काम कर रही थीं। इनमें से एक आरोपी महिला आईएसआईएस में शामिल होने के लिए तेहरान तक जा चुकी है। दोनों बहनों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने पूछताछ शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। निगुलसारी के पास 11 अगस्त को एक बस और कुछ वाहनों के ऊपर पहाड़ों से मलबा गिर जाने से दर्दनाक हादसा हुआ था। कल किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 और लोगों के शव बरामद हुए। ओडिशा सरकार ने भारतीय हॉकी टीम के साथ अपना करार अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया है। इस करार के तहत 2033 तक हॉकी टीम की जर्सी पर ओडिशा राज्य का नाम दिखेगा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक ओडिशा सरकार भारतीय हॉकी टीमों की स्पॉन्सर करती रहेगी। कल भुवनेश्वर में ओलंपिक से लौटी हॉकी टीम के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। तस्वीरें 14 अगस्त की है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। उस दिन पाकिस्तानी अपनी आजादी का जश्न मना रहा था। महिला के साथ भीड़ का ये तालिबानी सलूक लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क की है। वीडियो में पीछे आप देखिए पाकिस्तान का राष्ट्र प्रतीक के तौर पर मशहूर मीनारे पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। लाहौर पुलिस ने हालांकि मामला फिलहाल दर्ज कर लिया है, लेकिन देखिए पाकिस्तानी भी कैसे तालिबानी सलूक पर उतर गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज तो किया है, लेकिन अब भी गिरफ्तारी हुई नहीं है। पाकिस्तान में तालिबान का जबरदस्त समर्थन किया जा रहा है। पाकिस्तानी आवाम खासकर सीमा पार और पठान तालिबानी हुकूमत के बड़े समर्थक हैं। लाहौर की इन तस्वीरों ने तालिबानी शासन की बर्बरता की याद दिला दी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। एक में लाहौर की घटना है, जबकि दूसरे में तालिबान राज में महिलाओं के साथ खुलेआम हो रही बेशर्मी है। दोनों ही तस्वीरों में भले ही 2 देशों का फासला है, लेकिन दोनों की सोच इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। ये सोच बताती है कि तालिबान और पाकिस्तान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दो देश लेकिन सलूक बिल्कुल एक जैसा, महिलाओं के साथ बर्बरता। एक अफगानिस्तान की तस्वीर जहां तालिबानी महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की। देश अलग हो गया लेकिन सलूक वही है, तालिबानी। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां खराब होते सुरक्षा हालात को देखते हुए भारत ने अफगानिस्तान में अपने राजदूत और भारतीय दूतावास के कर्मियों को निकाल लिया है। वायुसेना के विशेष विमान से लगभग 150 के करीब लोगों की वतन वापसी हुई है। परिस्थितियां बहुत ही भयानक थी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। डर लगता था फंस जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा। आईटीबीपी जिस काम के लिए वहाँ पर थी उसने बखूबी निभाया। You cannot imagine how great it is to be back home. गोलियों के गूंज के बीच अफगानिस्तान में तालिबान के तानाशाह की वापसी हो चुकी है। वहां हालात बदल रहे हैं और दुनिया को डर बदले की कार्रवाई का भी सता रहा है। सबसे बड़ा खतरा भारतीय दूतावास के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए था जो कई दिन से काबुल में फंसे थे, लेकिन देश ने राहत की सांस तब ली जब मंगलवार को वायुसेना का विशेष विमान 150 के करीब लोगों को सुरक्षित वतन वापस लेकर लौटा।
काबुल से 120 भारतीयों को लेकर जब भारतीय एयरफोर्स के C-17 विमान ने उड़ान भरी तो अंदर मौजूद हर चेहरे पर तनाव था, लेकिन वतन पहुंचते ही चिंता खुशी में बदल गई। I'm very happy and I think the whole mission is very happy that it's finally over and that we are back home safely, securely, without any accidents or harm to any of our people. खुशी है कि बिना किसी खरोच दूतावास से जुड़ा हर शख्स स्वदेश लौट आया है, लेकिन इस मिशन को अंजाम देना आसान नहीं था। काबुल में दूतावास की सुरक्षा कर रहे ITBP के कमांडिंग ऑफिसर रविकांत की माने तो जवानों ने कई रात बिना सोए बिताई ताकि तालिबान की परछाई दूतावास को छू भी न सके। ITBP जिस काम के लिए वहाँ पर थी उसने बखूबी निभाया और सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि बिना किसी नुकसान के, बिना किसी एक खरोंच के भी हम इतने बड़े ट्रूप्स और कंटिंजेंट को एम्बेसी ऑफ इंडिया सारे लोगों की जो हमारी टीम थी वो उनको मिला के निकाल के लाई। खतरा कितना बड़ा था उसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि दूतावास से एयरपोर्ट की दूरी 20 मिनट की थी, जिसे तय करने में 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा और ये पूरा रेस्क्यू किसी एक्शन फिल्म की तरह रहा। सबसे पहले 16 अगस्त को सावधानी के साथ भारतीयों को एक साथ इकट्ठा किया गया। साथ ही तालिबानी गुटों के साथ बातचीत कर ये पुख्ता किया गया कि भारतीय दल बिना किसी नुकसान के एयरपोर्ट पहुंच सके। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल बाकायदा अमेरिका में अपने समकक्ष अधिकारियों के संपर्क में रहे। बीच में कई बार वाहनों को तालिबानी लड़ाकों की नाकेबंदी ने रोका भी, लेकिन किसी तरह देर रात भारतीय नागरिकों का काफिला काबुल एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बीच बाकायदा रिंग फेंस कर पूरी रात नागरिकों को सुरक्षित रखा गया और आखिर मंगलवार सुबह 7:30 बजे वायुसेना के विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी। हालांकि दिल्ली में इस अभियान को कोऑर्डिनेट कर रहे लोगों की चिंताएं तब तक बरकरार रही जब तक भारतीय विमान अफगान वायु सीमा से बाहर नहीं आ गया। हमने सही सलामत हर एक डिप्लोमेट जो भी भारतीय दूतावास में थे, जो भी वहाँ पे इंडियन मौजूद थे, उनको हमने सही सलामत एयरपोर्ट तक पहुँचाया, फर्दर यहाँ पे इंडिया तक आए वहाँ पे। तो ये ITBP के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सही सलामत लाना, बिना किसी क्षति के लाना। बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर वेरी थैंकफुल टू एयरफोर्स, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी थैंकफुल। बहुत अच्छा लगा वापस आके। भारतीय दल के साथ विमान में पत्रकार कनिका गुप्ता भी सवार थी, जो पिछले 2 महीने से अफगानिस्तान में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। ABP न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कनिका ने बताया कि एम्बेसी तक पहुंचने के लिए उन्हें तालिबान से बात करनी पड़ी। डर लगता था फंस जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, बट आई थिंक आई हैड अ वेरी सॉलिड कम्युनिटी ऑफ इंडियंस ओवर देयर। मतलब इतना ज़्यादा वी वर वेरी मच रिलाइंग ऑन ईच अदर। वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस थे एंड वी वर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन टच, गिविंग ईच अदर सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट कि घबराने की बात नहीं है, हम हैं, हम साथ हैं, कुछ ना कुछ करके भारत सरकार निकालेगी। वी वर ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन दैट कि कुछ ना कुछ करके भारत सरकार निकालेगी। अफगानिस्तान में अब भी कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसे जरूरतमंद लोगों को निकालने के लिए एयर इंडिया के अलावा विदेशी विमानन कंपनियों की चार्टर्ड सेवाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस समय अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने 24 अगस्त को अफगानिस्तान पर एक विशेष सत्र रखा है। ये विशेष सत्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अनुरोध पर रखा गया है। इस सत्र में अफगानिस्तान में हो रहे गंभीर मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर चर्चा होनी है। तो 24 अगस्त को ये सत्र रखा गया। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अनुरोध पर इस सत्र को रखा गया है। आशीष हमारे साथ ताजा जानकारी लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, इस सत्र में क्या वो अहम मुद्दे होंगे जिसे रखा जाएगा और साथ ही क्या कोई अन्य देश भी इसमें शामिल होने वाला है? देखिए 29 देश इसमें शामिल होंगे। 24 तारीख को ये वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस इस सेशन को बुलाया गया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से।
इसमें जो एजेंडा है, जो स्पेल आउट पहले से उनके प्रेस स्टेटमेंट में किया गया है, उसके मुताबिक जो अक्यूट ह्यूमन राइट्स क्राइसिस अभी अफगानिस्तान में पैदा हुआ है तालिबान के टेक ओवर के बाद, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। अहम बात यह है, भारत को देखना होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के निवेदन पर इस सेशन को बुलाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकता है, जबकि हमें सूत्रों से इस बात की जानकारी है कि तालिबान के साथ ही पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड जो टेरर ग्रुप्स हैं शिखा, वो भी ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं काबुल के अंदर। उनके भी पॉकेट्स बने हुए हैं काबुल के अंदर। ऐसे में वही लोग जो खुद ही वहाँ पर ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं या आगे चलकर और ज़्यादा कर सकते हैं इस इनस्टेबिलिटी के माहौल में, उन्हीं लोगों को सेशन में बोलना भी है। तो कुल मिलाकर 29 देश इसमें शामिल होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। और 24 अगस्त को ये सेशन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बुलाया है। शिखा, आशीष, सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से आपने ये बात कही कि मानवाधिकारों का उल्लंघन जिन देशों में हो रहा है, अगर वही यहाँ पर बात करें इसी हक की, तो ऐसे में जो बाकी देश इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, शामिल होने वाले, उनका क्या रुख रह सकता है पूरी बैठक पे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो ग्लोबल ऑर्डर प्रतिमा कंसर्न का है। सभी देश इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी पुल आउट के बाद स्टेबिलिटी कैसे आए, और सबकी मुझे लगता है कि मजबूरी हो गई है कि अब ये देखना ही होगा कि तालिबान किस तरह की गवर्नमेंट वहाँ बनाता है। तालिबान ने अपनी तरफ से कल पहली औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रतिमा ये कहा कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, दूसरी पार्टीज को भी साथ में लेकर के, जिसके बाद हमारी सूत्रों से बातचीत हुई जिसमें कहा गया कि उसमें हज़ारा को भी शामिल किया जा सकता है और दूसरे जो वहाँ के फैक्शंस हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। ऐसे में मुझे लगता है कि जितने भी देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस बात को हाईलाइट करेंगे कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना हो, खास करके औरतों और बच्चों के साथ कोई जुल्म ना हो, तालिबान अपने पुराने फॉर्मेट में वापस ना जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तालिबान सिर्फ सॉफ्ट चेहरा अभी दिखा रहा है और एक बार सारा पुल आउट हो जाए, सारे नेशंस दूसरे बाहर निकल जाएं और वापस तालिबान अपने पुराने क्रूर रूप में आ जाए। तो मुझे लगता है इन चीजों को लेकर के दूसरे देश जरूर चिंता प्रकट करेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ी बात जिस पर भारत की नजर होगी, जैसा मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान वहां क्या बोलता है। बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। कथनी और करनी में साफ फर्क नजर आ रहा है तालिबान के। ऐसे में इस बैठक पर भी हमारी नजर रहने वाली है। भारत सरकार ने काबुल के दूतावास में फंसे अधिकारियों और कर्मचारियों को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन अब भी सैकड़ों भारतीय हैं जो मौत के बीच घिरे हुए हैं और अब वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार उन्हें बचा ले। प्लीज हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से हमें निकाले, हमें जल्दी से जल्दी हमारे कंट्री में लेके आए। हमारी जल्दी से हमको यहाँ से निकाला जाए, हम यहाँ बहुत दिक्कत में। जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से इवैक्यूएट करने की कोई व्यवस्था करे। ये वो चेहरे हैं जो सुनहरे भविष्य का सपना लिए अफगानिस्तान गए थे, लेकिन अब ये संगीनों के साए में सिसकियां लेने को मजबूर हैं। और ऐसे 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों भारतीय हैं जिनके बच निकलने के सारे रास्ते तालिबानियों ने बंद कर दिए हैं। और इन्हीं पीड़ितों में से एक नाम है बुलंदशहर के गंगागढ़ गांव के मुकेश बघेल का, जो काबुल में फंसे हैं। हम बुलंदशहर से हैं और इस समय हम अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं इसी कंपनी में। हम भारत सरकार से दरख्वास्त करते हैं, हमारे माननीय मोदी जी से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारी जल्दी से हमको यहाँ से निकाला जाए। हम यहाँ बहुत दिक्कत में, यहाँ बहुत बमबारी हो रही है। कंपनी में हम लोग हैं, कंपनी से मैं बाहर नहीं जा रहा और हमारा पासपोर्ट भी कंपनी के अंडर में है। मुकेश की तरह उनका परिवार भी पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहा है। जैसे हमारे घर पे आ जाए, इंडिया में आ जाए हमारे बच्चों के साथ, इतना चाहते हैं हम लोग। मोदी जी से और जो योगी जी हैं उनके पास तक खबर पहुंचा दो कि हमारे पति जैसे भी हैं, पैसा तो मारा गया तो मारा जान दो, लेकिन जैसे भी हैं, जैसे हमारे बच्चों के साथ आ जाए इंडिया में। वो यूँ कह रहे थे कि मालिक घर बात नहीं करने दे रहा और पासपोर्ट वीजा भी उसने धर लिया है, वो आने नहीं दे रहा। यूँ कह रहा है कि जब तक मील चालू नहीं होगी जब तक नहीं आएंगे। तालिबान का दावा है कि उसकी हुकूमत में विदेशी नागरिक सुरक्षित हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के करीब फंसे एक भारतीय दल का दावा है कि सुरक्षा का ये दावा महज दिखावा है, जो तब तक है जब तक काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक टिके हैं। उनके लौटते ही हालात फिर बिगड़ेंगे। अभी यूएस आर्मी यहाँ पे है, अभी यूएस आर्मी इधर है, तो अभी हम थोड़ा सेफ है। अगर यूएस आर्मी अभी 4-5 दिन में यहाँ से चली जाएगी सारा का सारा, क्योंकि वो लोग रश कर रहे हैं, वो फटाफट अपने लोगों को भेज रहे हैं। तो यहाँ से जब यूएस आर्मी पूरी चली जाएगी तो जितने भी इंडियन है उनके लिए और ज्यादा खतरा हो जाएगा मैडम। तो प्लीज हमारी दरख्वास्त है पीएम मोदी जी से, प्लीज हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से हमें निकाले, हमें जल्दी से जल्दी हमारे कंट्री में लेके आए।
जो डर अनुराग और उनके साथियों को सता रहा है, वैसे ही डर के साए में गाजीपुर के कासिमाबाद के रहने वाले कन्हैया शर्मा भी जी रहे हैं। कन्हैया 1 महीने पहले बतौर सिविल इंजीनियर अफगानिस्तान गए थे, लेकिन अब वहीं फंस गए हैं। हालांकि वतन वापसी की उम्मीद अब भी बाकी है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसको उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और 25 तारीख को काबुल में हवाई जहाज जाएगा, जो उनके द्वारा कन्हैयालाल शर्मा जी के द्वारा बताया गया है कि वहाँ 25 तारीख को हवाई जहाज में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वहाँ से निकलने के लिए। अफगानिस्तान में भारतीयों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने स्पेशल अफगानिस्तान सेल बनाई है। साथ ही नया हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जो लोग मदद चाहते हैं वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 911149016783, 911149016784, 911149016785। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है +91 80106 11290। जिनके अपने अफगानिस्तान में फंसे हैं उन परिवारों को चिंता तो सता ही रही है। डर उन अफगानी बच्चों को भी सता रहा है जो पढ़ाई तो हिंदुस्तान में कर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार अफगानिस्तान में तालिबानी तानाशाह के कुचक्र में फंस गया है। कोई संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगा रहा है तो किसी को इस बात की चिंता खाई जा रही है कि वीजा खत्म होने के बाद उसको अफगानिस्तान लौटना न पड़ जाए। यूनाइटेड नेशन वो जो लोग जो रिस्क में है उसके लिए कोई काम कर सकते हैं वो अभी कर सको, क्योंकि वो डेंजर में है जो रिस्क। कंट्री का दरवाज़ा हमारा सामने ओपन करा, हमको इंडिया के लिए या कोई और कंट्री वीज़ा मिल जाएगा लोगों को, इंडिया के लिए इंट्री आसान मिले, बिकॉज अभी वहाँ पे अफगानिस्तान के हालत थोड़ा सा ख़राब है। तालिबान के चंगुल से आज़ाद होने के बाद अफगानिस्तान पिछले 20 सालों में बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान को फिर से बंदूक राज की तरफ मोड़ दिया है। देखिए, तालिबान का अफगानिस्तान में सत्ता हथिया लेना भारत के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान से भारत की जो सीमा लगती है वो पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यानी उस रास्ते तालिबानी आतंकी न सिर्फ भारत में घुसपैठ कर सकते हैं बल्कि आतंक का तांडव भी मचा सकते हैं। इसलिए ही मोदी सरकार की अफगानिस्तान की हर एक हलचल पर पैनी नजर है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की ये बैठक मंगलवार की रात तक चली। आज भी सुबह 11 बजे CCS की बैठक होगी। मंगलवार की बैठक में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा भारत की नजर तालिबान के रुख पर भी है। अफगानिस्तान में सरकार के गठन प्रक्रिया पर भी नजर रखी जा रही है। भारत के लिए अफगानिस्तान में हो रही उठापटक पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा से है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगला लक्ष्य भारत हो सकता है। भारत ही एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसके 2 नेबर न्यूक्लियर पावर नेशंस हैं। एक टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और दूसरा उसका एक्सपेंशनिज्म का एजेंडा है, वो दूसरों की ज़मीन कब्जा करना चाहता है, चाइना। और अब तीसरा उसके साथ तालिबान। ये जो एक्सिस बन गया, ट्रॉयका बन गया, ये भारत के लिए एक नया खतरा बना है। 1997 से 2001 के तालिबानी के पिछले राज में भारत में आतंकवाद चरम पर था। इसी समय सबसे ज्यादा फिदायन हमले हुए थे। आतंकवादी एडवांस ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जाते थे। भारत और अफगानिस्तान की सीमा भी ऐसी है जो खतरे को बढ़ाती है। भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं, लेकिन इस बॉर्डर पर फिलहाल पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में पीओके से होकर LOC तक पहुंचने में सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी बचती है। इसी गलियारे से ये आतंकी चोरी छिपे भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। तालिबान ने वादा किया है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल किसी आतंकी संगठन को नहीं करने देंगे। तालिबान ने भरोसा दिया है